किसी को 4.4 में कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। ये फिर 4.3 में। कुछ लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट था, ये नहीं पता कौन सी वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था, 4.4 था, 4.3 था, समझ नहीं आ रहा। जिसका डाउट हो वो जल्दी से पूछ लो, ठीक है? मैं आगे पढ़ाता हूँ। तो अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं शुरू करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.5। ओके, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.5 में हमें पढ़ना है एडजॉइंट और इनवर्स। ये दो टॉपिक्स है, और ये एक्सरसाइज 4.5 को जो है खत्म कर दिया, ठीक है? तो हमें केवल दो एक्सरसाइजेस पढ़नी है, दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। हाँ जी, तो पहला टॉपिक है आज का हमारा 4.5 में एडजॉइंट। यानी कि आज हमें एडजॉइंट, एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखना है। एडजॉइंट बेसिकली एक मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है? तो ये कुछ और नहीं, एक मैट्रिक्स ही है। अब ये होते क्या है, कौन सी वाली मैट्रिक्स है, ये आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। और दूसरा टॉपिक है हमारा इनवर्स, यानी कि हम लोग एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना भी सीखेंगे। तो हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो याद है आप लोग को, ऑलरेडी आप लोग इनवर्स पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आप लोग पढ़ चुके हैं थर्ड वाले चैप्टर में। तो वहां पर हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे, राइट? तो इस जगह हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे, हमें कुछ दूसरा तरीका मिलेगा। वो तरीका थोड़ा सा छोटा होगा और बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होगा। तो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा एक मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है? तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट किसको बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट? तो भाई सभी लोगों को याद है कि कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं एक मैट्रिक्स से। यानी कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है और मुझे कोफैक्टर निकालनी है, तो कोफैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं, सभी को याद है? तो रिकॉल कर लो। मैं पहले एक 2x2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना बता रहा हूँ, ठीक है? और उसी के बाद मैं शुरू करवाऊंगा यहाँ पर एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट दे रखे ए, बी, सी और डी। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालने भाई माइनस, उसके बाद ही हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो मैं माइनस, देखो मैं ना डायरेक्टली कोफैक्टर निकालने वाला हूँ, लेकिन क्या कर देते हम लोग कोफैक्टर में पहले रो वाइज जाते थे, राइट? तो ये 1 1 वाला ऑर्डर है, ये क्या 1 2 वाला ऑर्डर है ना? तो हम लोग क्या करते थे भाई, 1 1 का पहले देखते थे और फिर 1 2 वाले पर आते थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा हूँ। मतलब मैं रो वाले कोफैक्टर जो है वो कॉलम में ले रहा हूँ, मतलब पहली रो के जितने कोफैक्टर होंगे वो पहले कॉलम में ले रहा हूँ, ठीक है? तो कोई कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि ऐसा क्यों ले लिया भाई, हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने क्या किया भाई, इस वाले एलिमेंट A11 और इस वाले एलिमेंट 1 2 वाले जो दोनों के दोनों कोफैक्टर हैं पहले रो के, वो मैंने पहले कॉलम में ले लिया, ठीक है? अब मैं दूसरे रो के कोफैक्टर जो है वो दूसरे कॉलम में ले रहा हूँ। तो 2 1 आ गया और 2 2 आ गया, ठीक है? तो मैं पहले रो के कोफैक्टर पहले कॉलम में ले रहा हूँ और दूसरी रो के कोफैक्टर दूसरे कॉलम में ले रहा हूँ। तो माइंड में तो रखने की हम लोग कोफैक्टर निकाले, लेकिन भाई कोफैक्टर निकालने से पहले तो हमें माइनस निकालने पड़ते हैं ना। तो इस A11 का माइनर क्या होगा, सबसे पहले 1 1 के माइनर की बात करते हैं। तो भाई इसका माइनर होगा इस एलिमेंट के सामने वाला एलिमेंट, यानी कि डी। तो पहले मैं माइनस निकाल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर के लिए साइन चेंज कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
तो अब बात करते हैं 1 2 वाले एलिमेंट की। 1 2 मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो भाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ये वाला एलिमेंट आता है और इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है, सी। तो ये इसका माइनर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें बाकी दोनों माइनर्स निकालने हैं। तो बाकी दोनों माइनर क्या होंगे, 2 1 के सामने वाला यानी कि सी के सामने वाला क्या होगा भाई, माइनर बी होगा। और 2 2 मतलब ये वाले एलिमेंट के सामने वाला कौन सा माइनर होगा भाई, हमें माइनर मिलेगा इसका ए, ठीक है। तो ये हमारे माइनर्स थे कुछ, तो इस मैट्रिक्स के ये माइनर्स सारे। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। तो भाई कोफैक्टर के लिए क्या करना होता है, जो ऑर्डर है ना 1 और 1, भाई हम 1 और 1 को जोड़ देंगे तो इवन मिल रहा है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे। तो जहां पर हमें सम ऑड मिलेगा ऑर्डर का, उनके एलिमेंट्स उनका साइन जो है चेंज कर दो। देखो यहाँ पर 1 और 2 आ रहे हैं तो ऑड हो गया ना सम, तो माइनस साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, तो इसका भी साइन चेंज कर देते हैं। तो अब हमें ये क्या मिल गया भाई, कोफैक्टर मिल गए। तो डायरेक्टली हमें कोफैक्टर मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, यहाँ पर हमें जो एडजॉइंट पढ़ना था आज की क्लास में, तो वो एडजॉइंट बेसिकली होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कैपिटल ए इज नथिंग बट ADJ ऑफ A, which is nothing but। तो आपको करना क्या है, जो आप लोगों ने अभी अभी कोफैक्टर निकाले हैं, तो पहली रो के जो कोफैक्टर थे वो पहले कॉलम में निकाले, एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। और जो दूसरी रो के कोफैक्टर हम लोगों ने दूसरे कॉलम में निकाले थे, ये इनको हम लोग एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे, -B एंड A, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग इस तरीके से एडजॉइंट निकालने वाले। समझ में आ गया भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, एडजॉइंट हो जाएगा। तो बुक में जो यहाँ पर एक चेंज कर रखा है, बुक में क्या कर रखा है ना, बुक में फॉर्मूले में एक थोड़ा सा चेंज है। मैंने तुम्हें और भी ज्यादा इजी तरीके से बताया। बुक में क्या किया हुआ है, एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला उसमें बताया है, वो आपको सबसे पहले तो भाई कोफैक्टर निकालने, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देना। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोज वाला पार्ट है, उसका मतलब क्या है भाई, आप लोग करते क्या हो, जब कोफैक्टर निकाल रहे थे कल को, तो आप लोग क्या कर रहे थे भाई, पहले रो के कोफैक्टर पहले रो में निकाल रहे थे, और जो दूसरी रो के कोफैक्टर थे वो दूसरे कॉलम में निकाल रहे थे, ठीक है। तो अगर ये हमारे कोफैक्टर होते हैं तो ट्रांसपोज कर देंगे इसका, और हमें ये जो मिलेगा ये कुछ और नहीं, हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज करना होता है, तब जाके हमें क्या मिल जाता है भाई, एडजॉइंट मिल जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ भैया। ठीक है, ओके। तो करना क्या होता है, जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में यानी कि कल वाली क्लास में, सॉरी जो परसों हुई थी, एक ही बात है। तो हम लोगों ने जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाली थी, तो हम लोगों ने पहली रो के कोफैक्टर पहले कॉलम रो में निकाले थे और दूसरे रो के कोफैक्टर दूसरे रो में ही निकाले थे, राइट। तो करना क्या होता है, इसी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमें मिलता है एडजॉइंट ऑफ। लेकिन जो मैंने अभी अभी करवाया है, मैंने क्या करवाया है भाई, पहली रो के कोफैक्टर मैंने पहले कॉलम में लिखे, ठीक है। और जो दूसरी रो है उसके कोफैक्टर मैंने दूसरे कॉलम में लिखे। तो भाई अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं ना, हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा एक स्टेप बच जाता है, और कैलकुलेशन उतनी ही लगने वाली है, ठीक है। तो आपका टाइम बचेगा, आप लोग इस तरीके से करोगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो हमें पहली रो के कोफैक्टर पहले कॉलम में निकालने, दूसरी रो के कोफैक्टर दूसरे कॉलम में निकालने, और अगर यहाँ पर कोई तीसरी रो होती तो तीसरी रो के कोफैक्टर हम लोग तीसरे कॉलम में निकालते, और ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो अब बात करते हैं भाई 3x3 के एडजॉइंट मैट्रिक्स की। तो एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं और उसका एडजॉइंट निकालना देखते हैं, ठीक है। तो भाई एक 3x3 की मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर 3x3 मैट्रिक्स। मैं एक मैट्रिक्स कैपिटल ए ले रहा हूँ, जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं हमें A11 लिया हुआ है, यहाँ पर A12 है, A13 है, A21 है, A22 दे रखा है, A23 दे रखा है। इसी तरीके से A31, A32 और A33 दे रखा है, ठीक है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। हमें इसका सबसे पहले तो भाई हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो मेरा एम क्या है, यहाँ पर मेरा एम है एडजॉइंट निकालने का। इस मैट्रिक्स का क्या करना है भाई, हमें एडजॉइंट निकालना, ये हमारा एम है। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हमें निकालने होते हैं भाई कोफैक्टर्स। तो बात करते हैं पहले कोफैक्टर की।
कोफैक्टर किस तरीके से निकाले जाएंगे, मैंने क्या बताया था भाई। तो जो पहली वाली रो होंगे उसके कोफैक्टर हम लोग पहले कॉलम में निकालेंगे। तो पहले कॉलम में हम लोग पहली रो के कोफैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल A13 हो गया। अब अगर मैं सेकंड रो के कोफैक्टर निकालूंगा तो भाई सेकंड रो के कोफैक्टर क्या आएंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर आएंगे 21 A22 और क्या आएगा भाई A23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड रो के कोफैक्टर आ गए। इसी तरीके से हम लोग थर्ड रो के कोफैक्टर निकालेंगे और वो थर्ड रो के कोफैक्टर आएंगे 31 32 33 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे क्या हो गए, सेकंड रो के कोफैक्टर थर्ड रो के कोफैक्टर सारे हो गए, ठीक है। जितने कोफैक्टर होते हैं सारे हो गए। अब बात करते हैं कोफैक्टर फाइंड करने की। तो भाई इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 का कोफैक्टर क्या होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं कोई डिटर्मिनेंट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो चीज कर लेना। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से और फिर उसको माइनस कर देंगे, किस चीज में माइनस कर देंगे हम लोग, A32 को मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा छोटा हो गया। हाँ, तो क्या करना था हमें, A22 को मल्टीप्लाई करना है A33 से, देन उसको माइनस कर देना है, किस चीज से माइनस कर देना है भाई, इन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से। और वो प्रोडक्ट क्या आएगा 32 एंड 23 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा माइनर हो गया। तो सबसे पहले भाई मैं माइनर निकाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाले। साइन चेंज करने के बाद काम जो है बाद में करेंगे ताकि कोफैक्टर आ जाए, ओके। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग A22 वाले एलिमेंट पर। इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर निकालने के लिए हमें इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा, A21 को A33 से मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस A31 को मल्टीप्लाई करना है A23 से, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोटा हो गया, बट कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी के माइनर्स आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ, इतना करने के बाद सभी के साइन कैसे चेंज करने। जब आप लोग ये सारे नंबर्स फाइंड आउट कर लोगे, ये जो भी नंबर्स आएंगे, जब आप लोग ये सभी नंबर्स फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद क्या करना है भाई, देखो ऑड सम कहाँ मिलेगा। हमें सम ऑड मिल रहा है जब 1 और 2 आ रहे हैं, राइट। तो इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस आगे ले लेंगे। इसी तरीके से A21 जो है इसका भी साइन चेंज कर देंगे, ओके, क्योंकि 2 1 को ऐड करेंगे तो ऑड आता है, राइट। सो 2 3 का भी साइन चेंज हो जाएगा और 3 2 का भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से एडजॉइंट आ जाएंगे और सॉरी कोफैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट की मैट्रिक्स क्या होगी भाई, एडजॉइंट की मैट्रिक्स होगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये तो 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट था। तो अब आज का लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, एडजॉइंट निकालना तो आप लोग सीख चुके हो। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के इनवर्स की। तो भाई एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, भैया और वो चैप्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स, चल रहा था। हाँ जी बिल्कुल, चैप्टर डिटर्मिनेंट ही चल रहा है अभी भी। मैट्रिक्स आ गया। थोड़ा सा मैट्रिक्स मिला था तुम्हें, बट ज्यादा कंफ्यूज मत हो। इनवर्स वाले में अब जो मैं करवाने वाला हूँ इसमें डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, लेट ए बी एन ई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो ये भी हमें कोई भी एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है, देन ए इनवर्स, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा भाई, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को। और फॉर्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। समझ में आ गया। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि भाई इनवर्स कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब जीरो या ना हो चलो मुझे ये तो। बताओ। जब ए बिल्कुल, डिटरमिनेंट जीरो ना हो। हाँ बिल्कुल। तो अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा ना, केवल तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जब किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि इनवर्स फाइंड आउट करो, आपका सबसे पहला काम क्या होगा,
स्टेप 1 क्या होगा, आप लोग सबसे पहले निकालोगे डिटरमिनेंट। हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे ए डिटरमिनेंट। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सारा एडजॉइंट निकाल कर बैठ जाओ, बाद में पता चले कि भाई डिटरमिनेंट ही 0 आ गया, ठीक है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोगों को करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये चीज फाइंड आउट करनी है। और थर्ड स्टेप में हमें मिलेगा आंसर। स्टेप 3 क्या होगा भाई, यहाँ पर स्टेप 3 होगा ए इनवर्स का, और वो इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ गया, तो ये होगा। तो इनवर्स निकालने का ये जो तरीका है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स मेथड नहीं है। तो भाई मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो तरीका है ये एक मैट्रिक्स मेथड ही है। ये मैट्रिक्स मेथड से ही आप लोगों ने इनवर्स निकाला है, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 में निकाला था वो मेथड कौन सा था, वो था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, वो था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ये मेथड बता देते पहले तो इनका क्या जाता। इनका तो कुछ नहीं जाता, बट थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, फिर मजा सा नहीं आता, बस यही बात है, और कुछ नहीं है। हाँ भैया, जब तो वो जो, ट्रांसफॉर्मेशन आई थी ना, चैप्टर से इंटरेस्ट ही चला गया था। और अब तो इंटरेस्ट वापस आ गया ना। हाँ अब आ रहा है। ठीक है, तो जो आप लोग यहाँ पर ये जो पढ़ रहे हो ना, ये कुछ और नहीं, ये मैट्रिक्स मेथड है भाई। अगर कभी एग्जाम में आ जाए ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैट्रिक्स मेथड से आया है, मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स पूछा है, तो वो मैट्रिक्स वाले जो चैप्टर में निकाला था वो उस तरीके से निकाल के जाते हैं, और गलत हो जाता है भाई, मार्क्स नहीं देते ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, मेथड ऑफ मैट्रिक्स, ये और वो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। एग्जाम में ना जब वो मैट्रिक्स मतलब इनवर्स निकालने के लिए बोलते हैं, तो वो मेथड मेंशन करते हैं, और वो क्या बोलेंगे जब एग्जाम में आएगा, वो बोलेंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। समझ में आ गया, तो आप लोग को ये वाला तरीका यूज करना है। अगर वो कोई मेथड मेंशन नहीं करते, अगर वो सिर्फ सिंपल सा क्या करते हैं भाई, एक मैट्रिक्स दे दी और वो बोलता है फाइंड इनवर्स, कुछ नहीं बोल रहा कौन सा वाला मेथड यूज करना है, तो भाई आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनवर्स का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी होगी फिर। तो चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल पकड़ते हैं और सारी चीजें निकाल लेते हैं जल्दी से। एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं और इनवर्स भी निकाल लेते हैं। तो भाई मैं 2x2 नहीं ले रहा, मैं 3x3 का ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है 3x3 में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाले आप लोग कर लेना, बिल्कुल इसी तरीके से जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, और वो मैट्रिक्स क्या है भाई, देखो यहाँ पर है ना, मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया था, तो मैंने ए मैट्रिक्स सेलेक्ट करी है, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें 1 0 0, 2 2 और 0, 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दे दी, और हमें क्या बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11 जो भी है। तो हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, हमें काम करना होता है डिटर्मिनेंट निकालने का। तो भाई ए डिटर्मिनेंट क्या है भाई, मैं पहले कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, समझ में आ गया। और अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टेटमेंट डालते, हम लोग डालते कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ। तो भाई ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 की स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये आपकी मर्जी है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो हमें करना क्या होता है, पहले रो के कोफैक्टर पहले कॉलम में निकालने, ठीक है। तो हम लोग कॉलम वाइज निकालेंगे कोफैक्टर। तो 1 3 आ गया, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। सो नेक्स्ट यहाँ पर आएगा 2 1, देन 2 2 आएगा, 2 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू।
एंड इसी तरीके से 3 1 3 2 एंड 3 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। सो चलो पहले A11 की बात करते हैं। तो A11 का पहले माइनर, सबसे पहले माइनर्स निकालने सारे एलिमेंट के, ठीक है, उसके बाद साइन चेंज करके कोफैक्टर बनाएंगे। तो A11 का माइनर क्या आएगा भाई, 5 इंटू 2 दिस इज 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। देन इसी तरीके से हम लोग इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे और वो माइनर क्या आएगा भाई, 0, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट 0 है ना पहले कॉलम में। अब आ जाते हैं थर्ड वाले एलिमेंट पर, तो इसका माइनर भी 0 आएगा। सो 2 1 वाले एलिमेंट पर एंट्री करेंगे और इसका माइनर क्या होगा, 2 5 10 माइनस 0 10 आ जाएगा ये। अब भैया बात करते डायरेक्ट हैं लिख 2 सकते हैं ये 2 की। बिना सॉल्व करे? देखो मेरी प्रैक्टिस है, मैं लिख पा रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव एरर नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन एरर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। भैया कैलकुलेशन दिखाई तो ये तो 2.5-3 पन्ने का आंसर बन जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आप डायरेक्ट लिख दो, जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो भाई थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिखा दोगे तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर मर्जी है आपकी, आप चाहो तो डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन दिखा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई स्टेप मार्किंग इसकी नहीं होती है। तो 2 2 वाले प्लेस के, यानी कि ये जो 2 है इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा 1 इंटू 5 5 एंड माइनस 0 दिस इज 5। तो 2 3 मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन ये भी 0 हो गया। अब आ जाते हैं 3 1 वाले एलिमेंट की, यानी कि इस वाले एलिमेंट की, और इसका माइनर क्या होगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 हो जाएगा। देन 3 2 वाले की माइनर निकालते हैं और यहाँ पर आएगा 5 सॉरी 4 माइनस 0 दिस इज 4 एंड 3 3 मतलब 5 का, इसका माइनर कितना होगा, 2 माइनस 0 दिस इज 2, ठीक है। तो मैंने माइनर निकाल दी। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना है भाई, साइन चेंज करना है, और साइन किसका चेंज करना है हमें, जिसका सम ऑड आ रहा हो। तो भाई 0 का तो साइन चेंज करके कोई फायदा है नहीं, तो 2 1 वाले का साइन चेंज कर दिया, 2 3 का ये भी 0 इसको छोड़ो, और 3 2 का भी साइन चेंज कर दिया। तो हमारे पास अब सारे कोफैक्टर आ चुके हैं, तो इसका मतलब एडजॉइंट आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 एंड 2। सो ये 2 है, ओके। सो हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब बात करते हैं इनवर्स निकालने का। तो भाई इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, स्टेप 3 में हमें क्या करना होता था, आंसर मिलता था, और यहाँ पर हम लोग आंसर कैसे निकालते थे, फॉर्मूला यूज करके। सो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10, एडजॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं, 10 माइनस 10 2 0 5 एंड माइनस 0 0 एंड 2। तो इस 10 को अंदर भेज देते हैं मैट्रिक्स के, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 1 बाय 5 0 1 बाय 2 माइनस 2 बाय 5 0 0 एंड 1 बाय 5। समझ में आ गया भाई सभी को। तो ये हमारा आंसर है ए इनवर्स, ठीक है। तो देख रहे हो एक पेज में निकल गया ये, और मेरे पास एक पेज में भी बहुत सारी जगह बची हुई है। भैया बट इसमें भी कैलकुलेशन हैं, ये भी कम नहीं है। हाँ मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मेशन से तो बेटर ही है, बस ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में तो नहीं बहुत सारे। भैया वो भी ठीक रहता है, बस इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, इस वाले में उसमें गलती हो जाती है। आवाज मेरे को नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही? भैया कुछ कह ही नहीं रहे।
शांत है भैया। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया। ठीक है, तो सबको समझ में आ लेकिन गया यहाँ पीछे तक? कुछ बज रहा है आपके। वो मोबाइल फोन की आवाज है। अच्छा। चलो ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लोगे? उसमें सिंपल सा ए इनवर्स निकालना है और कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। हाँ भैया हो जाएगा। एडजॉइंट पूछा है भैया। हाँ, तो उसमें सिर्फ एडजॉइंट पूछा है, आप लोग एडजॉइंट तो निकाल ही दोगे ना? हाँ भैया हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4? ये भी हो जाएंगे भैया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरीफाई करना है, देखो आप लोगों ने यहाँ पर तीनों साइड निकालनी है। तो ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर लेना, इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए और ए को मल्टीप्लाई कर लेना। और यहाँ पर जो तीसरा वाला है ना, ये क्या है? ये है ए डिटर्मिनेंट इनटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो जो आप लोग को यहाँ पर प्रूफ 7 करना तक है तो बहुत सारे ही हो बड़ा। जाएंगे। हाँ, हो तो जाएंगे वैसे सारे। तो मैं इसके आगे आज कोई नया टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ, इतना ही रहने देते हैं आज। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जाने से पहले। बताओ कौन सा वाला करो? भैया टॉपिक बचा है भी इस चैप्टर में। नहीं, फिलहाल हाँ, एक टॉपिक बचा हुआ है इस वाले एक्सरसाइज का, और वो टॉपिक है छोटे छोटे फॉर्मूले। 4.4 का क्वेश्चन करवा दो। आप पूछो। क्वेश्चन नंबर 4.4 का। 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो 4.4, 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 ले जाना है आपको। 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो इवेलुएट करने हमें डिटर्मिनेंट। तो थर्ड रो के कोफैक्टर हमें निकालना है और उसके हिसाब से हमें डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, ठीक है? तो एक्सरसाइज 4.4 है ये, और क्वेश्चन नंबर है 4। तो यहाँ पर एक डेटा इज इक्वल टू 1 1 और 1, फिर है एक्स वाई जेड एंड देन वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। तो ये डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। तो भाई हमें पहले थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने हैं और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो थर्ड कॉलम में भाई एक तो ये वाला एलिमेंट आ रहा है, एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है और एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है? हमें इन तीनों के पहले कोफैक्टर निकालने। तो भाई थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है? 1 3, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है ये। तो इसका कोफैक्टर निकालने हमें, राइट? तो भाई कोफैक्टर निकालने से पहले मैंने क्या बताया था, माइनर निकालते हैं। तो माइनर कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, z नाउ माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y आ जाएगा, ठीक है? इसी के साथ अगला वाला कोफैक्टर निकालेंगे और वो है सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि zx वाला कोफैक्टर। तो अगला वाला कोफैक्टर क्या होगा? हमें मल्टीप्लाई किसको करना है? 1 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें z से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करें हम लोग x से। तो z माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट कोफैक्टर। ओके, ना इसी तरीके से थर्ड कोफैक्टर निकालेंगे 3 3 वाला एलिमेंट, और इसका कोफैक्टर क्या होगा? ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आ रहा है छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आएगा y माइनस एक्स। तो माइनस तो निकाल दिया, बात करते हैं कोफैक्टर निकालने की। और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें सिर्फ साइन चेंज करना होता है, और यहाँ पर ऑड सम कब मिल रहा है भाई? ऑड सम मिल रहा है 2 3 पर। तो इसका साइन चेंज कर दिया, आप सारे के सारे क्या हो गए? कोफैक्टर हो गए।
अब बात करते हैं भाई डेल्टा, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट की बात। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, एलिमेंट को उसे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है, यानी कि वाई जेड को ही मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी कि 1 3 से। इसी तरह से जेड एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या था, 2 3 था, ठीक है। नाउ प्लस एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, और वो कोफैक्टर क्या है भाई, 3 3, राइट। तो अब इन सभी की वैल्यूज डाल दो, जो भी कोफैक्टर आप लोगों ने इवेल्युएट किया वाई जेड, और मल्टीप्लाई कर देंगे जेड माइनस वाई से, राइट। इसी तरीके से जेड एक्स ब्रैकेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर है ना, ये जो नेगेटिव बाहर वेट कर रहा है इसको अंदर भेज देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। तो मैं एक्स माइनस जेड ले लेता हूँ, एक्स माइनस जेड आ गया। इसी तरीके से एक्स वाई है और उसको डेल्टा 3 3 से एक्स, ठीक है। तो एक तो ये आंसर हो सकता है, अदरवाइज आप चाहो तो इसको और एक्सपेंड करके और भी इजीएस्ट फॉर्म, तो एक काम करते हुए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजीएस्ट फॉर्म तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगले इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ओके। सो अब आपका काम क्या है भाई, जितने स्क्वायर वाले ना जो सेम स्क्वायर हो रहे हैं उनको कलेक्ट कर लो। तो सेम स्क्वायर कहाँ हो रहे हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं एक्स की, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इनको कलेक्ट कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। देन अगले वाले स्क्वायर सेम स्क्वायर, और वो सेम स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर भी स्क्वायर है, इनको भी एक साथ लिख लेंगे। तो प्लस में वाई स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर एक्स, माइनस में वाई स्क्वायर क्या हो गया, जेड हो गया। एंड इसी के साथ अगले सेम स्क्वायर्स लिख लेते हैं, और वो जेड स्क्वायर वाली कंपनी है, और इसको भी एक साथ लिखेंगे, वाई जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप एक काम करो, पहले एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा जेड माइनस वाई, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या, प्रॉब्लम ये कि अगर आप लोग अगले वाले में से वाई स्क्वायर कॉमन करोगे ना, तो आपको वाई जेड नहीं मिलेगा साथ में, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है। तो आप एक काम करो, इन दोनों से आपको कुछ, अगर आप लोग इन दोनों में से वाई कॉमन लोगे ना, तो भैया आपको मिलेगा एक्स माइनस जेड, आपको चाहिए जेड माइनस वाई। तो आपको z माइनस वाई कहाँ से मिल रहा है वो जरा ध्यान से देखो, आपको z माइनस वाई मिलेगा अगर आप इसमें से और इसमें से कॉमन लोगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग y कॉमन ले लोगे, और नहीं y कॉमन लेने पर कुछ नहीं, y और z चाहिए ना, तो इस वाले टर्म को छोड़ते हैं और इस वाले लास्ट वाले टर्म पर आ जाते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को पकड़ लो, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है, यानी कि x कॉमन आ रहा है, x कॉमन कर लेते हैं, कितना आएगा भैया, y माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करते हैं इन दो टर्म्स की, इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं वाई जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो जेड माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है। नाउ अब बीच वाले टर्म पर देखो, बीच वाले में क्या रहे, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ रहे हैं माइनस में। तो पहला टर्म तो एज इट इज रख लिया, एक्स वाई माइनस जेड हो जाएगा, और जेड माइनस सॉरी पहले वाई वाले में प्लस एक्स जेड हो स्क्वायर जाएगा। है, पहले वाले में एक्स स्क्वायर है, मतलब जो पहले टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है ना नहीं एक्स कॉमन लिया है, देखो। भैया पहले वाले टर्म में ना एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। हाँ हाँ एक्स हाँ पहला हाँ, वाला सॉरी जेड सॉरी माइनस सॉरी, सही बोल रहे हो, यहाँ पर मैं मिसप्रिंट हो गया लिखने में। तो अब क्या करना है, इन दोनों को फैक्टराइज कर दो, y प्लस जेड हो जाएगा यहाँ पर, देन y z हो गया, z माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो z माइनस वाई कॉमन लेना है, z माइनस वाई यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, बस बीच वाले में देखो माइनस को पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो z माइनस वाई निकालेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई आ गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं इस वाले ब्रैकेट में से, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स जेड माइनस वाई, थर्ड वाला ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगा, और वाई जेड जेड माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो पूरे ब्रैकेट में से यानी कि पूरे सभी टर्म्स में से वाई माइनस जेड माइनस वाई को कॉमन ले लें।
कितना आएगा भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस में एक्स कॉमन आ गया है, वाई प्लस जेड बच गया है और वाई जेड बच गया है। ठीक है, ये वाले टर्म बच गए हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो फिर से, और टर्म्स जो कॉमन आने की हालत में है, उनको कॉमन कर दो। ठीक है, तो एक्स वाई आ जाएगा, माइनस में एक्स जेड आ जाएगा एंड प्लस में वाई जेड आ जाएगा। नाउ अब देखना है कि और क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो भाई अगर मैं पहले दो टर्म ले लूं तो मुझे मिलेगा x माइनस वाई, और बाद वाले टर्म में से अगर मैं z को कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा, देखो z नहीं, माइनस का z कॉमन ले लूं, माइनस z कॉमन लेने पर ज्यादा बेटर फॉर्म मिलेगी आपको। तो x पॉजिटिव आ जाएगा एंड माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी x माइनस वाई आ गए ना दोनों में कॉमन, तो x माइनस वाई भी ले लेंगे, z माइनस वाई तो था, x माइनस वाई भी कॉमन ले लिया और यहाँ पर x माइनस जेड बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया सभी को? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एंड हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? वैसे तो पूछने का टाइम नहीं बचा, 1 मिनट बचा हुआ है इस मीटिंग में। भैया रेगुलर तो क्लास कब? रेगुलर क्लास कब होगी? देखो अभी नीड नहीं है हमें, सच बताऊं तो हमारा सिलेबस कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा है। मैं रेगुलर क्लास ले बोलूं तो आप लोग होमवर्क नहीं करोगे ना फिर रेगुलर। मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ। क्लास का वो नहीं होता, आप लोग अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी होती है जो होती है। ट्यूशन में तो भैया मैं बस हेल्प करवा सकता हूँ आपकी। भैया मैथ तो में अगर भी आप लोग हाँ सेल्फ स्टडी होती है भाई। मैंने, भाई क्या बात कर रहे हो, मैंने आज तक 12th के बाद कभी कोचिंग नहीं ली। ठीक है, सारी सेल्फ स्टडी की है। भैया आपको मैं बता बता के थक चुका हूँ, आप थोड़े अविश्वसनीय थे, हम वैसे नहीं हैं। तो आज की मीटिंग में यहीं पर खत्म कर रहा हूँ भाई। आप लोग ये वाले ट्राई आउट कर लेना और देखते हैं भाई कौन सबसे पहले मुझे होमवर्क दिखाते हैं 4.5 के। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। ठीक है, डन।